जय हिंद दोस्तों। विज्ञान प्रैक्टिस सेट में आज का पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है। कंप्यूटर में जो आईसी चिप प्रयोग की जाती है वो किस धातु की बनी होती है। तांबा, सिलिकॉन, स्टील, प्लास्टिक। तो आप लोगों को पता है कंप्यूटर की जो चिप होती है इसमें सिलिकॉन मिलाया जाता है, सिलिकॉन की बनी होती है। ये बी ऑप्शन सही होगा, सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातुओं का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम मानव ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम मानव द्वारा खोजी गई धातु तांबा थी, तांबा का प्रयोग किया था। लेकिन वर्तमान में सोना, चांदी, तांबा और लोहा, ये सब चारों धातुओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी विद्युत का अच्छा सुचालक है। विद्युत का अच्छा सुचालक धातु कौन सी है। तो इसमें एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है और सोना है। जिसमें सर्वाधिक सुचालक होती है चांदी। चांदी सर्वाधिक सुचालक धातु है इलेक्ट्रिक की। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है। गैल्वेनीकृत लोहा जो होता है मतलब जंग रहित, जंग से बचने के लिए गैल्वेनीकृत किया जाता है। तो उसमें क्या लगाया जाता है, एल्युमिनियम की गैलना की चांदी की जस्ता है। तो इसमें जस्ता का लेप लगाया जाता है। किसका लेप लगाया जाता है, जस्ता का लेप लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, पेंसिल का लेड है। पेंसिल का लेड जो होती है वो किसका बनी होती है। तो आप सभी को पता है पेंसिल की लेड जो होती है ग्रेफाइट की बनी होती है। लकड़ी का कोयला नहीं होता, कोयला नहीं है, लैम्प ब्लैक नहीं है, ग्रेफाइट वास्तव में ये कोयला ही होता है। पेंसिल का लेड इसी का बना होता है। अगला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु जो है एल्युमिनियम है कि कार्बन है कि क्रोमियम है कि टिन है। तो इसमें जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु जो है वो क्रोमियम है। क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है जंग रहित बनाने के लिए। लोहा को जंग रहित बनाने के लिए क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हरित ग्रह गैस है। हरित ग्रह का मतलब ग्रीन हाउस गैस। तो क्लास में हम आपको पढ़ाए हैं ग्रीन हाउस गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड है कि नाइट्रस ऑक्साइड है कि मीथेन है कि नाइट्रोजन है। तो ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसको हम CO2 कहते हैं। ये सबसे गर्म गैस होती है। तो ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाली गैस CO2 होती है, ये आपको पता है। अगला प्रश्न है, निम्न पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्तिका कारक है। ओजोन का कारक कौन सा, इसमें कूट सही मिलान करना है। इसमें देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है कि हैलोजन है कि कार्बन टेट्राइड है, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए, ओजोन को नुकसान पहुंचाने के लिए ये तीनों हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन को नष्ट करता है। हैलांस जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ये तीनों प्रदूषित गैसें हैं जो आपको वायुमंडल में पाई जाती हैं। तो इसमें से ये तीनों सही होगा, इसलिए डी ऑप्शन है 1, 2, 3। ये PCS 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है, दूध है, मिल्क क्या है। एक पायस का उदाहरण है जिसे एमल्सन कहते हैं, कि निलंबन जिसे सस्पेंशन कहते हैं, कि फॉर्म है कि जेल है। तो दूध जो है वो पायस का उदाहरण है। दूध पायस का उदाहरण है। इसके सभी तत्वों को आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसे हम पायस कहते हैं। अगला प्रश्न है, नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। ये ज्वलनशील एक पदार्थ है। नेप्थलीन मुख्य रूप से कोलतार से प्राप्त होता है। तो कोलतार इसका ऑप्शन सही होगा। डीजल, चारकोल और कैफर नहीं, कोलतार। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, कोलतार। कोलतार से नेप्थलीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। तो पेनिसिलिन ये सबसे पहले खोजी गई एंटीबायोटिक औषधि है, जो इसके आविष्कारक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सी ऑप्शन सही होगा। विलियम हार्वे जो हैं रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किया है। लुई पास्चर और एडवर्ड जेनर ये भी जीव विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। क्लोरोफॉर्म के संबंध में द्रव ईंधन है ये, कि फास्जीन उत्पन्न करता है, कि संवेदक कारक, निषेचक है कि अग्निशमन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है और विकल्प में दिया है ए पहला और दूसरा सही है, कि पहला और तीसरा, कि दूसरा और तीसरा, पहला और चौथा।
तो ये क्लोरोफॉर्म जो होता है ये निश्चेतक रूप में, मतलब इसे बेहोश करने में उपयोग किया जाता है, तो ये 2 सही है। और फास्जीन उत्पन्न करना, एक प्रकार गैस होती है फास्जीन, तो इसलिए इसमें जो है 2 और 3 सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जल में क्या मिलाने पर उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? जल में क्या मिलाया जा सकता है जिससे उससे अस्थायी कठोरता दूर की जा सके? फिटकरी मिलाने से, कि चूना, कि पोटेशियम परमैंगनेट, कि सोडियम कार्बोनेट? तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? कोहरा में जो धुंध होता है वो किसके संयोजन से बनता है? वायु और जलवाष्प है, कि जल और धुआं है, कि धुआं और कोहरा है, अग्नि और जल है? तो धूम कोहरा जो होता है धुआं और कोहरा का मिश्रण होता है, धुआं और कोहरे का मिश्रण होता है। ये ज़्यादा प्रदूषण करता है। ये ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली क्षेत्र में ठंडी के सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर की वायु को प्रदूषित करता है? 4 ऑप्शन है, तांबा है, क्रोमियम है, कि सीसा है, कि कैडमियम है? तो बड़े शहरों में वायु प्रदूषण का मुख्य जो कारण होता है वो सीसा होता है, जिसे हम लेड कहते हैं, ये जिससे ज़्यादा प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सतह के ऊपर ओजोन की परत किससे बचाव करती है? पृथ्वी की सतह के ऊपर जो होती है क्षोभ मंडल नहीं कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट रे भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैटरी में कौन सा एसिड भरा जाता है? बैटरी जो होती है उसमें कौन सा एसिड मिलाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड है, कि नाइट्रिक एसिड है, कि एसीटेट एसिड है, कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है? तो बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड भरा जाता है, ए ऑप्शन सही होगा। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी की एसिड होती है। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम, कि तांबा, जिंक और मैग्नीशियम? मैग्नीज है, सीसा और लोहा है, कैल्शियम और जिंक है? तो एस्बेस्टॉस जो है एक प्रदूषक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से इसे मिलाया जाता है, ए ऑप्शन सही है। कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलाया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। अगला प्रश्न है, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाला किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया रोग हो जाता है? किस रसायन की वजह से कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो जाता है? एनीमिया और ल्यूकीमिया, एनीमिया रक्त की कमी कहते हैं, ल्यूकीमिया को रक्त कैंसर कहते हैं। तो एड्रीन जो है इसको मिलाया जाता है, एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है किसकी वजह से? एड्रीन की वजह से। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर का मुख्य कारण क्या है? अम्ल वर्षा, कि विश्वव्यापी तापन, वैश्विक तापमान, की रेडियोधर्मिता है, कि जीवाणुविकता है? तो स्टोन कैंसर बैक्टीरिया की वजह से हो, तो बैक्टीरिया क्रिया की वजह से होता है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, जीवाणुविक क्रिया जिसे कहते हैं। एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित के स्थान पर प्रयोग किया जाता है? गोताखोरों के द्वारा कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? नियान है, कि आर्गन है, कैप्टान है, कि हीलियम है? तो समुद्री गोताखोर जो समुद्र में पानी के अंदर घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, तो श्वसन के लिए हीलियम गैस मिलाई जाती है ऑक्सीजन के साथ। कौन सी गैस? हीलियम गैस मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? फूड पॉइजनस से। फूड पॉइजनस, खाद्य विषाक्तता का मतलब होता है फूड पॉइजनस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, की फेफड़ा, की वृक्क और की यकृत? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो फूड पॉइजनस से यकृत प्रभावित होता है। कौन सा अंग? यकृत प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन B6 है, विटामिन B2 है, विटामिन B1 है, कि विटामिन B12 है? तो कोबाल्ट जो होता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, साइनाकोबाल एमीन कहते हैं। साइनाकोबाल एमीन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। B1 का रासायनिक नाम थायमीन है, B2 का राइबोफ्लाविन कहते हैं,
B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। इसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन, इसे कहते हैं विटामिन राइबोफ्लेविन, इसे कहते हैं थायमिन, इसे कहते हैं साइनाकोबाल्ट एमीन। तो साइनाकोबाल्ट एमीन में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इसको हमको मिलान करना है। देखिए सूचियों में दी गई है, पहला सूची में है रक्त अल्पता है और दूसरी रक्त अल्पता है। सूची सेकंड में विटामिन B1 है, गला घोटू रतौंधी है, बेरी रोग है। इसमें मिलान करना है। तो रक्त अल्पता मतलब खून की कमी। खून की कमी किसकी वजह से होता है? लौह तत्व कमी से। तो हम A को 2 से मिला देते हैं। गला घोटू आयोडीन की कमी से होता है, तो B को हम 3 से मिला देते हैं। रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है, इसे हम ऐसे मिला देते हैं। बेरी विटामिन B1 थायमिन की कमी की वजह से होता है, बेरीबोर। इस प्रकार से हम इसे मिला देते हैं। बेरी विटामिन B1 थायमिन की वजह से होता है। तो इस प्रकार से आप इसे मिलान कर सकते हैं। और इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? A का 2 होगा, B का 3 होगा, A का 2, B का 3 और C का 4 होगा और D का 1 होगा, इसलिए B ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस एक रोग है, ये किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से, कि विषाणु की वजह से, कि प्रोटोजोआ की वजह से, कि फफूंद की वजह से? तो जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है ये विषाणु की वजह से होने वाला रोग है। टाइगर मच्छर की वजह से फैलता है। ये वायरस जनित रोग है, वायरस से होता है। इसको कौन ले आता है? टाइगर मच्छर इसको ले आता है। अगला प्रश्न है, दोषयुक्त विक मतलब किडनी होता है। दोषयुक्त विक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है, मतलब जिसकी किडनी खराब हो जाती है तो किस क्रिया की वजह से उसे ठीक किया जाता है? अधिशोषण की परासरण की वैद्युत संचालन है कि सक्रिय गमन है? तो किडनी खराब के लिए परासरण ऑस्मोसिस क्रिया से इसे ठीक किया जाता है, ऑस्मोसिस क्रिया से, जिसे हम परासरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसको मिलान करना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। थायमीन की कमी से बेरी होता है, बिल्कुल सही है ये। विटामिन D से सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स कहते हैं बच्चों में, ये भी सही है। नियासिन से प्लेग्रा रोग होता है। विटामिन K बंध्याकरण नहीं, विटामिन K जो है रक्त जो है थक्का नहीं बनता है। बंध्याकरण मतलब होता है बांझपन, तो बांझपन के लिए विटामिन E ज़रूरी है, इसलिए ये ऑप्शन आपका C नहीं सुमेलित है, इसलिए ये सही होगा। अगला प्रश्न है, 2 सूचियाँ दी गई हैं, इसको आपको मिलान करना है। कुछ यंत्र दिए गए हैं, जांच जिसे कहते हैं, और किसकी जांच के लिए है? EEE दिया हुआ है, EEE, ECG है, EOG है, EMG है। तो EEG को इलेक्ट्रोएन्सेफेलाइटिस ग्राफ कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ कहते हैं। तो ये जो है मस्तिष्क की जांच के लिए है, तो इसको हमें मस्तिष्क से मिला देना है। A का होगा 3 और ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, इसे हम हृदय की जांच कहते हैं, तो B को हम 4 से मिला देते हैं। EEO ये जो होता है ये आँख से संबंधित ऑप्टिकल ग्राफ कहते हैं, आँख संबंधित जांच के लिए है। ऑप्टिकल ग्राफ, ऑप्टिकल माने आँख से संबंधित है। इलेक्ट्रोमायोग्राफ ये मांसपेशी संबंधित है, तो D को हम A से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये सुमेलित हो जाता है। अब इसमें या कौन सा ऑप्शन सही है ये चेक करेंगे। इसमें देखिए A का 3, तो B ऑप्शन ही, इसमें केवल A में 3 है, तो B ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? अगर रक्त में WBC की मात्रा अधिक हो जाए तो इसे हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एनोक्सिया, की ल्यूकीमिया, की एनीमिया है, कि सेप्टिसीमिया है?
तो WBC की मात्रा यदि रक्त में अधिक हो जाए तो इसे हम ल्यूकीमिया कहते हैं, जिसको हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। इसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं और ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये आपको मस्तिष्क के आधार पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? मस्तिष्क के आधार पर। गर्दन में थायराइड ग्रंथि होती है। हृदय के आधार में कोई ऐसी ग्रंथि नहीं है। उदर पेट जिसे कहते हैं, तो ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पर है? बी ऑप्शन से होगा, मस्तिष्क के आधार पर ये स्थित होती है। अगला प्रश्न है दाद की बीमारी निम्न में से किस प्रकार की होती है? मतलब दाद जिसे हम रिंगवार्म कहते हैं, दाद को क्या कहते हैं? रिंगवार्म कहते हैं। ये बैक्टीरियल डिजीज है कि प्रोटोजोअन्स डिजीज है कि वायरस है कि फंगल डिजीज है? तो दाद जो है वो फंगल की वजह से होता है। फंगस जिसे फफूंद या कवक कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है जीन शब्द किसने बनाया है? जीन शब्द की खोज जोहानसन ने किया है, इसलिए बी ऑप्शन से होगा। जोहानसन एक वैज्ञानिक थे। जीन जो है आनुवांशिकता की इकाई होता है। ये डीएनए का सेगमेंट होता है, डीएनए का खंड होता है। तो इसकी खोज WL जोहानसन ने किया है, बी ऑप्शन से होगा। अगला प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है। एक वर्णांग पुरुष, वर्णांग मतलब कलर ब्लाइंड, एक कलर ब्लाइंड पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। महिला जो सामान्य है उसी प्रकार किसी प्रकार के उसके वर्णांगतक लक्षण नहीं है। तो वर्णांगतक लक्षण उत्पन्न होंगे, किस में उत्पन्न होंगे? 4 ऑप्शन दिया है। पुत्रों में कि पुत्रों के पुत्रों में, कि दिया है पुत्रियों में कि पुत्रियों के पुत्रों में। तो देखिए ये X जीन पर निर्भर, X गुणसूत्र पर वर्णांक के जीन उपस्थित होते हैं। तो इसका जो है कैरियर सदैव माता होती है। कैरियर जो होती है वो माता होती है। अगर पुरुष वर्णांग है तो इसका मतलब पुरुष जो है इसके गुणसूत्र XY होते हैं, तो यहाँ पर ये उपस्थित है। तो अगर कोई सामान्य महिला है, इससे विवाह हुआ, तो ये इधर से आया और इधर से ये आया, तो उसकी पुत्री जो हो गई, पुत्री हो जाएगी कैरियर। जब पुत्री कैरियर हो जाएगी, जब पुत्री कैरियर हो जाएगी तो पुत्री के जो बेटे होंगे, पुत्री के जो बेटे होंगे तो वो वर्णांग होंगे। तो पुत्रियों के पुत्र वर्णांग होंगे, इसलिए इसे डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है लेकिन कौन सी एक व्याधि अनुवांशिक है? कौन सी व्याधि मतलब बीमारी, कौन सी बीमारी इसमें अनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया जो होता है ये एक जेनेटिक रोग है। कैंसर कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि को कहते हैं, ये अनुवांशिक नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस TB कहते हैं। और पेचिस ये B, D और C ये अनुवांशिक रोग नहीं है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। तो इस प्रकार से ये आज के टेस्ट था। इसी प्रकार आप चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।